तुम नहीं मरोगी इसकी वजह से, किसी और कारण से मर जाओ तो पता नहीं। देर से जोक को समझता था, उसको हम ट्यूबलाइट बोलते थे। आप मानिए कि इंडिया में 1980 के बाद से सीटी स्कैन मशीन का आना शुरू हुआ। मतलब माइग्रेन एक ऐसी बहुत कॉमन बीमारी हो जो बिल्कुल मतलब देखा जाए सोन पापड़ी की तरह बढ़ रही एक्चुअली है। बीमारी का होना और नॉर्मल लक्षणों का होना, इनके बीच में बड़ी बारीक सी लाइन होती है। जब भी दिमाग में हमारे दर्द हो रहा है या सर दर्द, तो लोग कहते हैं एक कप चाय पी लो। सुनते होंगे ओलंपिक में जा रहे हैं, 45 केजी की लड़की है, 100 केजी से ऊपर उठा लिया। तो मिथ बनते भी हैं सालों साल में और टूटते भी सालों साल में। वो है दिमाग का दही, बिल्कुल नहीं। मैं आपसे फ्रैंकली कह रहा हूँ, आपको जब टाइप होते हैं कंप्लीट का। नमस्कार, रूट टू ए स्क्वायर पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच आरजेएन अपोलो हॉस्पिटल से डॉक्टर आलोक दीक्षित सर उपस्थित हुए हैं, जो कि एक बहुत ही रिनाउंड न्यूरोसर्जन है और पिछले 10-12 साल से इस डोमेन में प्रैक्टिस कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले ये कोयम्बटूर तमिलनाडु में अपने सेवाएं दे रहे थे और आजकल पिछले 5-6 साल से ये हमारे बीच ग्वालियर में उपस्थित हैं और ग्वालियर में स्पेसिफिकली ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स के ट्रीटमेंट के लिए जाने जाते हैं और आज इसलिए हमारे बीच भी उपस्थित हुए हैं। नमस्कार सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर व्यक्ति का किसी भी चीज को देखने का नजरिया बहुत अलग अलग होता है। कोई ए तरीके से किसी चीज को परसीव करता है, कोई बी तरीके से किसी चीज को परसीव करता है। तो आज का जो हमारा पॉडकास्ट का टॉपिक है बेसिकली वो है दिमाग का दही, बिल्कुल नहीं। और इसमें हम हर चीज को एक ऐसे नजरिए से देखना शुरू करेंगे जो शायद डायगोनल पॉइंट ऑफ व्यू है, एक ऐसा नजरिया जो नया नजरिया है जहां से कोई और देख नहीं पा रहा होता। तो मेरा पहला क्वेश्चन जो आज की थीम है, दिमाग का दही बिल्कुल नहीं, मैं चाहूंगा सर पहले आप इसी पे प्रकाश डालें, उसके बाद हम आगे पॉडकास्ट शुरू करें। आज इस दिमाग का दही टॉपिक जो अपने लिया है, दिमाग का दही बिल्कुल नहीं, इसको लेके और दिमाग की जो बीमारियां होती हैं, दिमाग, रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड, इसकी जो बीमारियां हैं, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। और ताकि लोगों के दिमाग में जो बहुत सारे मिथ होते हैं, स्पेशली बहुत सारी चीज़ों को लेके, उन मिथ से उन्हें छुटकारा मिले, वो समझ पाए कि ये मिथ है और रियलिटी जो है कुछ और होती है। तो कुछ जानकारी भी मिलेगी उनको और हंसी मजाक भी चलता रहेगा। चलिए, ग्रेट, थैंक यू सो मच। सर, हम लोग देखते हैं कि अक्सर लोग बोलते हैं कि इसके दिमाग का फ्यूज उड़ गया है और कहीं ना कहीं वो शायद एक तरह से इनडायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग होता है कि किसी को कोई बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है या मेंटल प्रेशर में और कहीं ना कहीं अपने दिमाग के ऊपर बहुत बोझ डाल रहा है और कहीं ना कहीं उससे दिमाग का दही बन रहा है। तो ये दिमाग का दही कितना असरदार होता है? क्या ये ट्यूमर तक पहुंच सकता है? एक्चुअली ये तो किंवदंतियां, मजाक जो कहते हैं दिमाग का दही, असल में अगर दिमाग की संरचना को देखें तो ये बड़ा दही तो थोड़ा ज्यादा ही सॉफ्ट होता है, बट लगभग दही से थोड़ा सा ज्यादा ही हार्ड कहना चाहिए। शेप अखरोट की तरह होती है, जैसे अखरोट दिखता है, अगर उसे तोड़ेंगे तो जो अंदर से निकलता है बिल्कुल समझ लीजिए दिमाग वैसा ही होता है। लेकिन सॉफ्टनेस दही से थोड़ा ही ज्यादा, कंसिस्टेंसी हार्ड होती है, बड़ा सॉफ्ट सा होता है। तो लोगों ने उसको बना लिया है दिमाग का दही, बट एक्चुअली होता भी बड़ा सॉफ्ट सा है, बड़ा मुश्किल होता है उसमें डील करना। सर, ऐसा देखा जाता है कि जैसे जब हम लोग मतलब नॉर्मल लीमन में अगर हम देखते हैं तो जब भी दिमाग में हमारे दर्द हो रहा है या सर दर्द, तो लोग कहते हैं एक कप चाय पी लो, या कभी बैक में पेन हो रहा है तो लोग कहते हैं कि रजाई उठ के सो जाओ यार। हाँ, तो क्या ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशंस हैं प्रिकॉशंस लेने के, या कोई और मतलब ये चीज कैसे जज आउट करे कि वाकई में प्रॉब्लम सीरियस है और हमारे सिम्टम्स क्या होते हैं उस टाइम पे? एक्चुअली बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में, देखिए, कुछ चीज स्टार्ट होती है, कोई प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, सीधा ही इंसान डॉक्टर के पास नहीं जाता, पहले अपनी होम रेमेडीज होती हैं, उनमें प्रयास करता है कि शायद उनके थ्रू ही उसको आराम हो जाए, ना जाना पड़े। तो अगर इसमें जो जानने लायक बात वो ये कि अगर कोई चीज कभी कभार होती है, एक्चुअली बीमारी का होना और नॉर्मल लक्षणों का होना, इनके बीच में बड़ी बारीक सी लाइन होती है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो रोजमर्रा में हम कई बार फील करते हैं। कभी कभार सरदर्द का होना, ऐसे ले लीजिए, सरदर्द सिर्फ किसी बीमारी के कारण से नहीं होता है। आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, आपको एक्सर्शन हो गया, ज्यादा थकान हो गई है, कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे टेंशन हेडेक हो गया, क्लस्टर हेडेक हो गया, माइग्रेन हो गया, जिनमें बहुत कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, बट दर्द अच्छा खासा हो सकता है दिमाग में। तो इन प्रॉब्लम्स के लिए जो सॉल्यूशंस होते हैं, कई बार होम रेमेडी से भी, कई बार जिस कारण से आपको दर्द शुरू हुआ, आप एक्सर्शन था, आपकी नींद पूरी नहीं हुई, आपने नींद पूरी करी, आपका दर्द चला गया।
तो अगर ये चीजें, मैं ये कहूंगा कि जो बारीक सी लाइन है उसका डिफरेंस ये है कि अगर ये चीजें आपको लगातार हो रही हैं, अगर आपको सर में दर्द लगातार होता है या कुछ टाइम में हो रहा है बट एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में हो रहा है, तब आपको डिले ना करते हुए डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, वही बेहतर होगा। अदरवाइज कभी बार होता है लोग, जैसे कई बार लोग ऐसे आते हैं अपने एरिया में स्पेशली, कि लोग दवाई खाते रहते हैं, वो 5 साल से दवाई खा रहे हैं, लोकल शॉप में जाते हैं, इंडिया में बड़ा कॉमन है, किसी मेडिकल पे जाइए, आप बोलिए उसको मुझे ये गोली चाहिए, वो आपको नहीं देगा। सही बात है। डेवलप कंट्रीज में ऐसा नहीं होता, जब तक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं होगा वो आपको कोई गोली दवाई देंगे ही नहीं। तो ये चीज इंडिया में है कि जो जाते हैं उनको ईजी हो जाता है काम उनका। तो ऐसा नहीं कि इसको रोक दिया जाएगा या रोका जा सकता है, कुछ हद तक कम किया जा सकता है और बहुत हद तक लोगों को सहूलियत भी होती है इस चीज से। लेकिन अगर ऐसा लग रहा है कि ये चीज मुझे बार बार हो रही है, तो डेफिनेटली डॉक्टर से मिलना चाहिए। सर जैसे मतलब आजकल जैसे गूगल का युग है, हर चीज हम पहले गूगल पे सर्च करते हैं, तो नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि मतलब माइग्रेन एक ऐसी बहुत कॉमन बीमारी हो गई है जो बिल्कुल मतलब देखा जाए सोन पापड़ी की तरह बट रही है ना। और आप किसी से अगर पूछते हो कि अरे क्या हो रहा है, सिर दुख रहा है, तो वो कहते लगता है मुझे माइग्रेन हो गया। हाँ, जबकि शायद उसे होता भी नहीं है, बट क्योंकि वो उसे और कुछ पता ही नहीं तो माइग्रेन बोल देता है क्योंकि गूगल में सर्च करके आया है। तो ऐसे पेशेंट आपके पास बहुत सारे आते होंगे जो प्रोबेबली ओवर थिंक कर चुके होते हैं उस बीमारी को कि यार मुझे जाने क्या क्या हो गया, और वो घबरा जाते हैं, शायद इस वजह से आपके पास आते हैं। तो माइग्रेन जैसी एक बीमारी है क्या, ये बीमारी, और इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके प्रिकॉशंस क्या हैं, और किस हद तक हमें सर दर्द को रिटेन करना है कि हम मतलब, और कब डॉक्टर के पास जाना है हम कैसे समझें? माइग्रेन बीमारी जो है ये बहुत ही कॉमन है, स्पेशली फीमेल्स के अंदर। सर में दर्द का होना, दर्द के साथ सर दर्द होगा, आंखों में दर्द होगा, कभी कान के आसपास का दर्द होना, इवन गर्दन में दर्द होना, पेशेंट को बहुत ज़्यादा इरिटेशन होना, ये सब प्रॉब्लम्स बेसिकली माइग्रेन में होती हैं। और ये बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से या जो ब्लड वेसल्स होती हैं दिमाग के, ये बेसिकली दिमाग के अंदर की बीमारी ना होके दिमाग के ऊपर जो सरफेस में स्किन में ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें ब्लड का सर्कुलेशन कैसा है, हार्मोन्स का इम्बैलेंस बॉडी के अंदर होना, बेसिकली इन वजह से होता है। माइग्रेन में पेन कभी भी लगातार आपको होता ही रहे, महीने भर, एक महीने 2 महीने, ऐसा नहीं होगा। माइग्रेन पेन आपको 2 दिन हुआ, 1 हफ्ते नहीं हुआ, 15 दिन नहीं हुआ, 1 महीने नहीं हुआ, ये एक फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड में आएगा, चला जाएगा। और यूजुअली ये आफ्टर 50 ईयर्स के बाद, 50 ईयर्स की एज के बाद खत्म चला जाता है। बट ये कंप्लीटली रिलीफ इसमें मिल जाए ऐसा यूजुअली कम होता है। ज्यादा बेहतर होता है कि इसकी प्रोफाइलैक्सिस पे ध्यान दिया जाए। प्रोफाइलैक्सिस मींस अगर बहुत ज्यादा सीवियर स्टेट में है तो दवाइयां लेनी है, अदरवाइज आपको ये देखना है कि आपको किस रीजन से ये दर्द ट्रिगर करता है। किसी भी एक्सर्शन की, फीमेल्स में एक बहुत कॉमन चीज होती है व्रत का रखना, या गांव में अगर आप देखेंगे तो फीमेल्स में बहुत कॉमन होता है कि जब तक सुबह उठ के सारा काम खत्म करने के बाद नहाएंगे, उसके बाद खाना बनाएंगे, फिर सारे घर के जो मेल्स हैं वो खाना खा चुके होंगे, तब वो दोपहर में 2-3 बजे खाना खाने बैठेंगे, और उनमें नाश्ते की आदत नहीं है, वो नाश्ता नहीं करती है। तो सुबह से आप खाली बैठे हैं, एक तरीके से भूखे हैं, बट आपकी एक आदत बन चुकी है, बॉडी उस तरीके से एडजस्ट हो गई है कि आप 2-3 बजे से पहले खाना नहीं खाते हैं। तो ऐसे कई रीजंस होते हैं, भूखे रहने की वजह से, हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से, बिकॉज वो उतनी अच्छी डाइट नहीं लेते हैं, या नींद पूरी ना होने की वजह से, ज्यादा ओवरलोड वर्क का होने की वजह से, घर का काम करती हैं। इन सब चीजों से माइग्रेन यूजुअली ट्रिगर होता है, और वो 15 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में एक बार आपको एक पीरियड के तहत आएगा और चला जाएगा। इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन ऐसा नहीं है जो पूर्णतः ठीक कर दे। बेहतर होता है कि इसकी प्रोफाइलैक्सिस पर ध्यान दिया जाए कि जिस वजह से ये दर्द शुरू होता है आप स्वयं पॉइंट आउट करें कि मुझे ये दर्द क्यों होता है, कब ज्यादा होता है, मैं कैसा, मेरी दिनचर्या कैसी होती है तब मुझे ये दर्द होता है। उस चीज को आप अपनी लाइफ से निकालने की कोशिश करें, तो ऑटोमेटिकली इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, तो धीरे धीरे खत्म नहीं होता कई बार। सर माइग्रेन क्या इतना बढ़ सकता है कि लोगों को सर्जरी करानी पड़े? नहीं, कभी नहीं। माइग्रेन का ट्रीटमेंट में सर्जरी का कोई रोल नहीं। मेडिकल साइंस में माइग्रेन के लिए कोई सर्जरी नहीं होती। सर्जरी स्पेसिफिकली तब की जाती है जब किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में, किसी पर्टिकुलर जगह पे कोई प्रॉब्लम हो, तब हमें उसको निकालना हो। ये बेसिकली कोई एनाटॉमिकल डिफेक्ट नहीं है। एनाटॉमिकल से मतलब कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट नहीं है।
ये जनरल बॉडी का रिस्पॉन्स है, हार्मोनल इम्बेलेंस है, और उसके लिए सर्जरी की एक्चुअली कोई जरूरत नहीं पड़ती है। कभी इस चीज से ना डरें कि अगर मुझे माइग्रेन है डॉक्टर के पास जाएंगे तो सर्जरी ना बोल दें मुझे। माइग्रेन में डॉक्टर सर्जरी कभी नहीं बोलेंगे, सर्जरी की जरूरत पड़ती ही नहीं। सर जैसे मतलब ब्रेन सर्जरी एक बहुत मतलब आप इतने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप इस डोमेन में हैं, तो ब्रेन सर्जरी सुन के लोग डर जाते हैं या घबराते हैं, उनको लगता है जाने क्या बोल दिया, एकदम जाने कौन सी टेक्नोलॉजी, जहाँ तक व्यक्ति हाँ। सोच ही नहीं पा रहा है बेसिकली। और लेकिन आज की डेट में जिस तरह से हेल्थ टेक बहुत एडवांस हो रहा है या चीज़ें नई मशीन्स या नई चीज़ें आ गई हैं, तो आप इस पे थोड़ा लाइक लोगों को बताएं कि ब्रेन सर्जरी एक आज की डेट में एक अच्छा प्रोसीजर है, एंड इट्स मतलब वो नहीं आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम देता है। ब्रेन में एक्चुअली क्या होता है कि बॉडी के और जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी सर्जरी के दौरान जो अ, अगर हम कोई ऑर्गन निकालते हैं तो उसका इफेक्ट उसी पर्टिकुलर एरिया में रहता है। ब्रेन हमारी बॉडी का एक तरीके से कंप्यूटर का मदरबोर्ड होता है। अगर ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसके सिम्टम्स सिर्फ ब्रेन में नहीं दिखेंगे, वो बॉडी के किसी भी ऑर्गन में हो सकते हैं। मान लीजिए ब्रेन की सर्जरी कर रहा हूं मैं, और वहां अगर कुछ डैमेज हुआ तो आपका एक हाथ काम नहीं कर रहा है, आपका एक पैर काम नहीं कर रहा है, या दोनों हाथ काम नहीं कर रहे हैं, या चेहरे में लकवा सा हो गया, सुनाई देना कम हो गया, एक आंख से दिखाई देना कम हो गया। हमारे अल्टीमेटली हमारी पूरी की पूरी बॉडी का जो फंक्शन है उसके लिए जो सिग्नल्स आते हैं वो ब्रेन से आते हैं। तो हमें सर्जरी के दौरान ये देखना होता है कि जब हम कोई ऑर्गन ब्रेन के अंदर जो कोई ट्यूमर है या कैंसर है या कोई भी इस तरह की गठान है, जब हम उसको निकाल रहे हैं, या ब्लड क्लॉट है, किसी को हेमरेज हो गया है, तो हम जब वो हिस्सा निकाल रहे हैं तो हम उसके सराउंडिंग के नॉर्मल ब्रेन को डैमेज ना करें। अगर नॉर्मल ब्रेन जो है उसका कुछ भी डैमेज होगा थोड़ा बहुत निकालते टाइम, तो कहीं ना कहीं बॉडी पे उसका इफेक्ट दिखाई देगा। तो एक चीज तो ये होती है। अब लोगों के माइंड में ये जो मिथ होता है, मिथ सालों साल में बनते हैं। अगर मैं किसी को बोलूं कि ये इंसान 2 कौड़ी का इंसान है, आज की तारीख में कौड़ी का तो कोई रोल ही नहीं है। कौड़ी क्या चीज होती है? कुछ भी नहीं होती। फिर लेकिन चलता अभी भी है, ये 2 कौड़ी का इंसान है। अब ये कौड़ी कहाँ से आई? ये कभी किसी जमाने में 500 साल पहले, 1000 साल पहले जो कौड़ी होती थी वो यूज होती थी पैसे के तौर पे। तो 2 पैसे का इंसान है, मतलब इसकी वैल्यू कम है। एक तरीके से कहने का मतलब ये था कि ये इसकी इंसान की वैल्यू कम है, बट उसको हम आज भी यूज करते हैं। यही चीज हो रही है ब्रेन और स्पाइन के केस में। ब्रेन में स्पाइन में क्या हो रहा है कि जो आज की तारीख में ब्रेन सर्जरी है, स्पाइन सर्जरी है, आप मानिए कि इंडिया में 1980 के बाद से सीटी स्कैन मशीन का आना शुरू हुआ। ऑलमोस्ट एमआरआई 95 और 2000 के आसपास जो कॉमन हुए शहरों में, अदरवाइज मेजर सिटीज में थे, स्टार्ट हुए 90 के बाद, मेजर सिटीज में आए, अब कॉमन हुए हैं जाके कि आप किसी को ग्वालियर में बोल सकते हैं कि आप एमआरआई करा के आइए, इजीली अवेलेबल हो जाएगा। 20 साल पहले इजीली अवेलेबिलिटी ही नहीं थी। एमआरआई बोला तो आपको शायद एक ही मशीन पूरे ग्वालियर में हो, उस पर आपका नंबर आया 8 दिन बाद, इतने नंबर लगे हुए हैं। जब तक आप जांच करके वहां तक पहुंचेंगे ही नहीं कि बीमारी क्या है, तब तक उसे निकालेंगे कैसे? तो ये जो एडवांस टेक्नोलॉजी आई है, आज सीटी है, एमआरआई है, डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी है, पेट स्कैन है, न्यूरो इमेजिंग जो है अपने आप में बहुत एडवांस लेवल पर पहुंच चुकी है। साथ में ही जो ऑपरेशन के टाइम जो चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना, बड़ी बारीक बारीक नसें होती हैं ब्रेन में, बड़ा पर्टिकुलर पॉइंट्स पे जाना होता है, बहुत बारीकी से काम करना होता है। तो हमारी सिंपल खुली आंखों से अगर हम देखेंगे तो वो नहीं दिखेगा उतने अच्छे तरीके से, हम कुछ ना कुछ सराउंडिंग को डैमेज करेंगे। तो आजकल माइक्रोस्कोप होते हैं, एडवांस माइक्रोस्कोप है, एक बाल भी रस्सी की तरह दिखता है जब हम उसमें देखते हैं। तो इन चीजों से बहुत चेंज आया है ट्रीटमेंट में। जैसे किसी को पहले, जो पेशेंट मेरे पास आता है वो हमेशा ये कहता है, सर रीढ़ की हड्डी का अगर मैंने उसको सजेस्ट किया ऑपरेशन, तो वो बोलेगा कि सर रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन मतलब होता है कि मैं, मतलब पेशेंट अब चल फिर तो नहीं पाएगा, लगता है सर पे आ जाएगा। ये जो पेशेंट की थिंकिंग है कि वो अगर एक बार रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हो गया तो बिस्तर पे आ जाएगा, कभी चल ही नहीं पाएगा। ऐसा इसलिए होता था कि सर्जरी तो हो रही है सालों साल से, स्पाइन की, ब्रेन की, बट तब उतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आया करते थे। बट आज की तारीख में ऐसा नहीं होता है।
मैं अमूमन अपने पेशेंट को बोलता हूँ, और वो हमेशा कहते हैं कि सर बाद में पैर काम तो करेंगे, अगर रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन कमर में करना है या गर्दन में करना है तो बाद में हाथ पैर काम तो करेंगे। मैं उनसे कहता हूँ कि अब ऐसा नहीं होता है, ये सब पुरानी बातें हैं। आपके हाथ पैर जितने काम कर रहे हैं आज, उससे बेहतर ही होंगे, उससे डाउन नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं होता कि वो डाउन चले जाए। अब वो पहले के जमाने की बातें जा चुकी हैं, अब पहले ऐसा नहीं होता है। तो ये बहुत सारे मिथ है दिमाग में लोगों के कि ब्रेन का ऑपरेशन हुआ तो अब कुछ हो ही नहीं सकता है। प्रॉब्लम तब होती है जब लोग इतनी देर कर लेते हैं। कई पेशेंट ऐसे आते हैं कि मुझे 1.5 साल पहले सर्जरी के लिए सजेस्ट किया था उन्होंने, कंडीशन डे बाई डे खराब होती जा रही है, बट डर रहे हैं कहीं कुछ हो ना जाए। मतलब एक एग्जांपल, मेरे पास 70 ईयर्स के आसपास माता जी होंगी, वो भी कुछ दिन पहले ही आई। उनके ब्रेन में 2.5 साल से ट्यूमर है, 2.5 ईयर्स। वो ट्यूमर एक्चुअली कैंसर नहीं है, ट्यूमर में और कैंसर में डिफरेंस होता है। तो वो ट्यूमर कैंसर नहीं है। उस ट्यूमर की वजह से माता जी की लाइफ एक तरीके से, उनकी लाइफस्टाइल तो टोटल खत्म हो चुकी है। सी इज लाइक ऑन बेड, वो घर पे हैं और बस चल रहा है काम, ज्यादा चल फिर नहीं पाती हैं, अपना काम मुश्किल से कर पाती हैं, सपोर्ट लगता है उसके लिए। अगर उनका ऑपरेशन वो हो जाए और या पहले ही हो जाता, वो अपनी नॉर्मल लाइफ 70, आज की तारीख में 70 कोई ऐसी एज नहीं होती जिसमें आदमी सोच ले कि बस अब खत्म हो गया। वो उसको मैंने बहुत समझाया कि इसको जरूरत नहीं, कहीं भी कराएं, इसको निकलवा देंगे, ये बेनाइन ट्यूमर है, ये एक बार निकल जाएगा, उन्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और दोबारा ये होगा भी नहीं। बट उनके माइंड में इतना भरा हुआ रहता है कि नहीं, अगर सर्जरी कराई तो पता नहीं बचेंगे, पता नहीं क्या होगा। मैंने उनसे ये तक कहा कि आप उनको ऐसी लाइफ देकर करने क्या वाले हैं, या तो अच्छी लाइफ मिले उनको या रहने दीजिए। क्या हो गया इस तरीके की लाइफ से कि वो घर में एक रूम में बिस्तर में लेटी रहती हैं, अपना थोड़ा बहुत चल फिर लेती हैं, बाथरूम आती हैं, खाना खा लेती हैं। इस टाइप की लाइफ से आप उन्हें क्या देने वाले हैं? लेकिन इतना ज्यादा फर्म बिलीफ ब्रेन में, जो लोगों के दिमाग में जो भरा हुआ है कि नहीं, बेहतर है कि माता जी बैठी तो है कम से कम। मैंने उनको बोला कि कुछ नहीं होगा उनको, वो ठीक हो जाएंगी, बट वो मानने को तैयार नहीं। तो ये बड़ा एक बिलीफ सा लोगों के दिमाग में है, और इस मिथ को टूटने में, मिथ बनते भी हैं सालों साल में और टूटते भी सालों साल में ही। टाइम लगेगा, टूटेंगे। चलो ग्रेट, नाइस। मैंने ना मतलब आज सुबह जब मैं स्टडी कर रहा था ब्रेन के ऊपर, क्योंकि हम लोग सब शायद ब्रेन को बहुत कम समझते हैं या जानते हैं, तो मैं ढूंढ रहा था कि ब्रेन में और कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो मैंने को देखा कि एपिलेप्सी एक बीमारी है जो इस डोमेन में आती है, या पार्किंसंस एक बहुत नोन बीमारी में से एक है, अल्जाइमर्स है, या डिमेंशिया है। तो ये जो बीमारियां हैं सर, ये मैंने देखा कि कहीं ना कहीं उन बॉडी पार्ट्स को इफेक्ट कर रही है कि जिनसे हम मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल के थ्रू अटेंशन देते हैं। तो क्या मोबाइल चलाने से ये सब होता है, या मोबाइल में वो सब देखने से देखना नहीं चाहिए था? मोबाइल का इफेक्ट जो एक्चुअली कोई भी इस टाइप की ब्रेन की बीमारियों के ऊपर देखा जाए, तो मोबाइल का इफेक्ट पे कुछ आर्टिकल्स कभी कभी आते हैं। एज सच कोई ऐसी स्टडी नहीं है जो कंफर्म करे कि इसका कोई डायरेक्ट इफेक्ट इस चीज के ऊपर पड़ता है, बीमारियां होने पर। इफेक्ट जो पड़ता है वो ये, जितना मैं समझ सकता हूँ, जितना मैंने पढ़ा जाना, कि ये एक ऐसी हैबिट बन चुका है। और होता क्या है कि जब आप मोबाइल देखते हैं, जैसे मान लीजिए आप मोबाइल में रील देखते हैं, जैसे किसी को स्मोक करने की हैबिट होती है, अगर उसको 1-2 घंटे में स्मोक करना होता है, एक सिगरेट पीनी होती है, तो वो 2 घंटे में, अगर उसको 2 घंटे हो जाएंगे तो फिर उसका मन किसी काम में लगेगा ही नहीं, उसे सिगरेट पीनी है। और सिगरेट पीने के बाद वो ही विल फील नॉर्मल कि अब मुझे ठीक लग रहा है, अब मैं अपना फिर से रूटीन काम कर सकता हूँ। वैसे ही ये रील्स हो गई, इनका एक एडिक्शन हो गया है। मैं जितना समझता हूँ ये ऐसा होता है कि अपने ब्रेन काम कैसे करता है, हमें, अगर आपने एक सिगरेट पी या किसी ने एक सिगरेट पी और उसके बाद उसका दिमाग अब उसको अच्छा लग रहा है, तो अभी तक अच्छा क्यों नहीं लग रहा था? सिगरेट पीने से क्या हुआ ऐसा? हमारे माइंड में बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, डोपामिन होता है, सेरोटोनिन होता है, ये सब कुछ हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, इनको बोलते हैं। हैप्पी हार्मोन्स करते क्या है, जब इनकी मात्रा बढ़ती है शरीर के ब्लड के अंदर, तो हम हैप्पी फील करते हैं, हम अच्छा फील करते हैं। सिगरेट यही काम करती है कि वो उन हैप्पी हार्मोन्स को बढ़ा देती है, डोपामिन, सेरोटोनिन को बढ़ा देती है। जब वो बॉडी में बढ़ते हैं तो हमें फिर अच्छा लगता है। उनकी मात्रा जैसे ही बॉडी में कम होना शुरू होती है, सेरोटोनिन की, डोपामिन की, तो हमें लगता है कि फिर से एक सिगरेट पी लेना चाहिए। यही टाइम फेज होता है, जैसे ही मात्रा बढ़ती है, सिगरेट पी,
उनकी अमाउंट बॉडी में मात्रा बढ़ी, सही बात है। तो किसी को अच्छा लगेगा, एक दो घंटे में फिर से जब वो डाउन हुआ, देन ही विल फील कि मुझे फिर से एक सिगरेट चाहिए। ये है एडिक्शन। यही मोबाइल्स की रील्स में होता है। और ये जो चीज आप सिगरेट से 2 घंटे में होती है, ये मोबाइल की रील में आपको, आप 10 मिनट बैठेंगे, अगर आपसे कोई बोल दे 5 मिनट रुकिए मैं आ रहा हूँ, आप अपना बिना मोबाइल छुए रह ही नहीं सकते हैं। उस 5 मिनट में मोबाइल निकालेंगे, 4 रील देखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, या कुछ ना कुछ देखेंगे, व्हाट्सएप खोलेंगे, फेसबुक खोलेंगे, कोई ना कुछ यूट्यूब खोलेंगे, गूगल पे विकीपीडिया खोलेंगे, कुछ ना कुछ तो होगा, मोबाइल में खोल के देखेंगे। ये उन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आपके ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनका अमाउंट को बढ़ाता है ब्लड में, और आप अच्छा फील करते हैं, हैप्पी हार्मोन्स को बढ़ाता है और फील करते हैं। अब ये जो प्रोसेस होती है, जो बहुत ही, ये इतना फास्ट नहीं होना चाहिए। इंसान का मूड कभी लो कभी हाई, लेकिन एक टाइम पीरियड के बीच में ये जो स्लो फेज होना चाहिए कर्व का, ये यूं जा रहा है। अगर 2 सेकंड 2 मिनट बैठने के लिए बोले, किसी को बोल दिया जाए, और अगर मोबाइल ना हो, ही विल फील एजिटेटेड कि मतलब कुछ सही नहीं लग रहा। और अगर आप मोबाइल दे देंगे तो एकदम से नॉर्मल हो जाएगा, हाँ मोबाइल रखा हुआ। ये हैप्पी हार्मोन्स के बढ़ने और घटने की वजह से हो रहा है। यही चीज मोबाइल में होती है कि लगातार जो चलता रहता है ये सिस्टम, अल्टीमेटली, जैसे पार्किंसंस है, पार्किंसंस में होता क्या है, इसको टेक्निकल टर्म में बोलते हैं कि ब्रेन में डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स जो होते हैं उनका डिजनरेशन हो जाता है। डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स का, डोपामिन हैप्पी हार्मोन है, उनकी न्यूरॉन्स का डिजनरेशन हो जाता है। अब उनको, डोपामिन को निकालने वाली सेल्स जो निकालती हैं डोपामिन अपने अंदर से, अगर वो ऑलरेडी मोबाइल को देखने से लगातार अप एंड डाउन करता है, तो सेल्स को लगातार रिलीज करना पड़ता है। तो कोई ऐसी अभी स्टडी नहीं है इस टाइप की, कि मतलब कोई कंफर्म बिलीफ नहीं, जो बुक्स में नहीं आया है, बट कहीं ना कहीं हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, डोपामिन है, सेरोटोनिन है, इनके पे इफेक्ट तो ये मोबाइल भी करते ही है। इन पे ही इफेक्ट, इसीलिए लोग बोलते हैं स्मोक मत करिए, आप आपको ऐसी बीमारी है, आप स्मोक मत करिए, ड्रिंक मत करिए, ये चीजें रोकी जाती हैं। लगभग लगभग ये भी ऐसे ही काम कर रहा है, आपके हार्मोन्स पे बहुत तेज से इफेक्ट डालता है। बल्कि स्मोक तो ड्रिंक आदमी कभी कभी करता है, स्मोक तो इंसान कभी कभी करता है, मोबाइल तो 24 घंटे ये तो 24 घंटे अप एंड डाउन करता है, तो ये इफेक्ट तो डालेगा ही इस चीज को लेकर। सर जैसे मतलब हम लोग जब स्कूल में हुआ करते थे, तो जस्ट टू मेक फन ऑफ ईच अदर, या जो व्यक्ति थोड़ा सा देर से जोक को समझता था उसको हम ट्यूबलाइट बोलते थे। हाँ। कि ये तो ट्यूबलाइट है, या ये तो समझता ही नहीं क्या है ना। तो ट्यूबलाइट भी कोई ब्रेन का डिसऑर्डर है, या ये एक नॉर्मल तरीका है मस्तराम बने रहने का? डिसऑर्डर तो नहीं है। एक तरीके से किसी किसी ब्रेन या बॉडी, कोई भी, हर इंसान अलग है दुनिया में। ये कोई बीमारी नहीं है, ये नॉर्मल चीज है। दुनिया में हर इंसान अलग है। किसी के समझने की क्षमता, किसी का आईक्यू ज्यादा तेज रहता है, किसी का आईक्यू कम रहता है, कोई एवरेज है, तो सबके समझने की। तो अक्सर ये तो अपने ग्रुप्स में किसी ना किसी का आईक्यू कंपेयर करें, कोई ना कोई कम, थोड़ा सा कम रहेगा, ज्यादा रहेगा। ये बीमारी नहीं बेसिकली कहना चाहिए, ये तो एक फन की बात है जो बन जाती है, अदरवाइज कुछ नहीं है। सर जैसे मतलब आजकल ब्रेन ट्यूमर बहुत ज्यादा लोगों को, मतलब ब्रेन ट्यूमर एक नोन बीमारी हो गई, भले वो फैलती नहीं है ऑफ कोर्स, लेकिन लोगों को ब्रेन ट्यूमर की नॉलेज बहुत ज्यादा ही हो गई है, बट बिकॉज केसेस बहुत नॉर्मली देखने को मिल जाते हैं। तो एक छोटा सा कुछ मेरे क्वेश्चंस हैं, लाइक मैं चाहूंगा हमको 1 वर्ड या 2 वर्ड में आंसर करें। एक छोटा सा रैपिड फायर मैंने ब्रेन ट्यूमर के ऊपर रखा था, तो मैं जानना चाहूंगा सर, पहले तो ब्रेन ट्यूमर जेनेटिक है या लाइफस्टाइल? ये दोनों हो सकता है। अच्छा, दो मतलब जो ब्रेन ट्यूमर होता है वो हमेशा हेडेक से ही शुरू होता है? नॉट ऑलवेज। मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या है ब्रेन ट्यूमर का? हेडेक हो सकता है, किसी को चक्कर आना हो सकता है, किसी को बॉडी में इम्बैलेंस हो सकता है। लाइक एक ट्यूमर होता है जिसमें पेशेंट को पिट्यूटरी रीजन में होता है, सेलर ट्यूमर बोलते हैं। पेशेंट को सामने से ठीक दिखेगा, साइड का नहीं दिखेगा। मैं अगर यहाँ बैठा हूँ तो मुझे ये लाइट नहीं दिखेगी, आप ठीक दिख रहे होंगे। ओके। रोड पर जाएगा तो उसको साइड से आती हुई गाड़ी दिखाई नहीं दे रही है, सामने गाड़ी चला रहा है। तो सिम्टम्स वेरी करते हैं, किसी को एक हाथ में लकवा हो गया, किसी को पैर में लकवा हो गया, किसी को झुंझुनी हाथ में हो रही है। ट्यूमर के लक्षण इस पे डिपेंड करते हैं कि वो ब्रेन के किस हिस्से को इन्वॉल्व कर रहा है, तो सबके लक्षण अलग अलग हो सकते हैं। लोग कहते हैं जैसे ब्रेन ट्यूमर बढ़ गया है, तो ब्रेन ट्यूमर क्या ग्रो होता हुआ आपको फील होता है पेशेंट को? पेशेंट को ग्रो होते हुए फील नहीं होगा, पेशेंट के सिम्टम्स बढ़ जाएंगे। तो ये क्या हमारी पर्सनैलिटी पे भी कुछ इफेक्ट डालता है? अगर ये ऐसे पार्ट को, ब्रेन के पार्ट को अफेक्ट करता है जो अपनी पर्सनैलिटी को, अपने इमोशंस को, अपने इंटेलेक्चुअल को अफेक्ट करते हैं, तो ये डेफिनेटली करेगा उस पर। स्ट्रेस की वजह से ही होता है? स्ट्रेस
एक्चुअली किसी भी बीमारी का रीजन हो सकता है, बट डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं होता है स्ट्रेस से। बट स्ट्रेस है तो अल्टीमेटली वो बॉडी को अफेक्ट तो करेगा ही, ना हो तो बेहतर है एक तरीके से। ज्यादा टीवी देखने से? अगेन कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। कोई ऐसे स्पेसिफिक एज ग्रुप जिसमें ब्रेन ट्यूमर ज्यादा होता है? यूजुअली ओल्ड एज ग्रुप में, यूजुअली ओल्ड एज ग्रुप में। बट कुछ ट्यूमर्स जैसे बच्चों में कॉमन होते हैं। ट्यूमर कोई एक तरह का नहीं होता, हंड्रेड्स ऑफ हंड्रेड वैरायटी होती है। और कोई तरह का ट्यूमर बच्चों में कॉमन है, कोई यंग एज में कॉमन है, कोई ओल्ड एज में कॉमन है। ये डिपेंड करता है पेशेंट किस एज का है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग डिसाइड करते हैं कि ऐसा क्या हो सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी होती है। सर ब्रेन तो छोड़िए, ऐसे मैंने सुना है कि स्पाइन में भी ट्यूमर होता है, बिल्कुल। तो ये कैसे होता है? इनके होने का एज सच कोई डायरेक्ट रीजन नहीं होता। जो मेडिकल साइंस की बुक्स हैं वो तो ये एक लिस्ट ऑफ रीजंस दे देती हैं कि ये रीजन हो सकते हैं, और उसमें भी प्रोबेबिलिटी होती है, बट किसे किस रीजन से हुआ है ये डिसाइड नहीं किया जा सकता। फिर जैसे बैक पेन होता था जब लोगों को, तो एक जमाने में मतलब लोग कहते थे कि बैक पेन हो रहा है तो ठीक है सो लो, थोड़ी देर पीठ सीधी कर लो, या ऐसे कुछ बातें की जाती थी, राइट? आज की डेट में मतलब जब से बैक पेन के साथ ये मतलब ये कॉमन टर्म स्पाइनल कॉर्ड यूज होने लगा है, तो लोग कहने लगे कि कलयुग आ गया है। उसके बाद फिर अब सुनने में आता है बार बार कि सर्वाइकल हो रहा है, किसी को स्पॉन्डिलाइटिस हो रहा है, किसी को कोई और बीमारी हो रही है। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि रीढ़ की हड्डी को ऐसा क्या बुरा लग गया है कि वो कमजोरी होती जा रही है लोगों की? इसका जो मेन कारण मुझे लगता है आज की तारीख में, आज के समय में, वो है लोगों की लाइफस्टाइल। मैं अपनी स्वयं की लाइफ बताऊं तो इतना मुश्किल हो जाता है टाइम निकालना। फिजिकल वर्क तो खत्म ही हो गया, हम कुछ करते ही नहीं। मतलब मैं घर से निकलता हूँ गाड़ी से, हॉस्पिटल पहुंचता हूँ गाड़ी से, हॉस्पिटल में काम किया, वो जो काम किया है मैंने उसमें फिजिकल वर्क कुछ नहीं किया। अगर मैं अपनी खुद की बात करूँ, कुछ होता ही नहीं फिजिकल वर्क। मैं सर्जरी कर रहा हूँ तो खड़े खड़े एक जगह पे खड़े को सर्जरी करना है। मैं पेशेंट देख रहा हूँ तो चेयर पर बैठ के पेशेंट देख लिए। मैं घर से गाड़ी में गया, वहां जाके बैठ के पेशेंट देखे, सर्जरी की, खड़े खड़े कर ली। दिन भर में चलना फिरना मेरा 1 किलोमीटर का भी नहीं हो पाएगा अगर मैं पर्पसफुली प्लान करके अपना टाइम निकाल के वॉक करने पर ना जाऊं तो। सबसे मतलब मैं जिस गांव को बिलोंग करता हूँ, दादाजी यहाँ रहते थे, मैंने देखा कि कुएं से लोग पानी निकालते हैं। उनकी सुबह की लाइफस्टाइल स्टार्ट होती थी फिजिकल वर्क से, और वो शाम तक फिजिकल वर्क चलता था। हर चीज आपको फिजिकली करनी है। आपको अगर अपना गेहूं भी खाना है तो आटे को अपने घर की चक्की में पीसना है। गाय भैंस घर में होती है, दूध निकालना है, छाछ बनाना है, घी निकालना है, सब कुछ फिजिकल वर्क के तहत होता है। जानवरों को चारा डालना है, चारे को काटना है, वो मशीन होती है, इससे काटते हैं। सब कुछ फिजिकल था। अब मैं देखता हूँ कि उन्होंने गांव में कुआं वही है, पानी अभी भी उसका अच्छा है, लोगों ने पानी की मोटर लगा के उसमें ट्यूब डाल रखी है और अपने घर तक भेज रखी है, काम बंद कर दिया है। जो चारा काटने की मशीन थी उसमें मोटर लगा दी है, तो मोटर से कट जाता है, उन्हें नहीं करना पड़ता। खाने की मशीन, जो आटा बनाने की मशीन होती है, वो सब मशीनें गांव में है। तो सारा फिजिकल वर्क बंद हो गया। हल के चलाते थे खेतों में, पीछे पीछे चलते थे 2 बैलों के, अब ट्रैक्टर पर बैठते हैं। हमने हर लेवल पे मशीनों के आने से अपना फिजिकल वर्क खत्म कर लिया है। और वो बहुत बड़ा कारण है, केवल स्पाइन प्रॉब्लम्स का ही नहीं, बॉडी की सारी बीमारियों का। ये जो कहते हैं ना, जो अपने कहते हैं कि आराम कर लो तो ठीक हो जाएगा, इसका इसी से रिलेशन है। हम अगर बैठे हुए हैं तो हमारी पूरी बॉडी का जो वेट है वो हमारी इन मसल्स पे पहुंचेगा। तो ये मसल्स जो है, बैक मसल्स, ये सारे वेट को ट्रांसमिट करती हैं पैरों तक। अब इन मसल्स की वजह से जो जो लगातार ये काम कर रही है, इन्हें रेस्ट ही नहीं मिलता है, ये रेस्ट नहीं कर पाती है। अगर मैं आपको एक 5 kg का जो वेट होता है वो पकड़ा दूं हाथ में और कहूं यूं खड़े कर लीजिए, तो आप 2-10 सेकंड 20 सेकंड कर पाएंगे? आपके पास हो गया? नहीं हो रहा। अगर मैं सिंपली आपको बोलूं हाथ ऐसे कर लीजिए, आप 10 मिनट कर सकते हैं, 15 मिनट कर सकते हैं। तो ये 15 मिनट हो गया या 10 मिनट हुआ। या जैसे अपन एग्जांपल लें जिम का, उन्होंने कहा कि आप डंबल्स को उठाइए और 10 का एक सेट मारिए। 10 का सेट लगाया, 11वीं बार में वेट नहीं उठ रहा है अपने से। 10 बार तो उठ गया है, 11वीं बार क्यों नहीं उठा? ये क्या हुआ बॉडी के अंदर? ये हमारी मसल्स में लैक्टिक एसिड जमा हो गया और मसल्स को फटीग हो गया, मसल थक गई।
अब अगर आप 10 मिनट रेस्ट लेंगे तो ये मसल्स फिर से एक्टिव हो जाएंगी और फिर से आप वेट उठा पाएंगे। यही हमारे बैक मसल्स में होता है। ज्यादातर ऐसे लोग जो इस टाइप का जॉब करते हैं डे टाइम में रेस्ट नहीं करते हैं। एक बार सुबह उठते हैं, फिर लगभग 17-18 घंटे का एक बीच में गैप होता है, इसमें वो काम करते हैं, और काम भी फिजिकल एक्टिविटी वाला नहीं, कुछ एक्सर्शन वाला। तो मसल्स को पावर मिलने के लिए होना चाहिए फिजिकल एक्टिविटी। मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी अगर फिजिकल एक्टिविटी होगी, तो मसल्स को स्ट्रेंथ बढ़ नहीं रही है, वो वीक होती जा रही है, और मसल्स को काम लगातार करना पड़ रहा है। वो सुबह से एक्टिव है, रात को आपके लेटने तक वो एक्टिव है। ज्यादा आरामदायक जीवन हो गया, जीवन आरामदायक हो गया, तो स्ट्रेंथ नहीं बढ़ रही है। आप जिम्नास्टिक में देखते होंगे, सुनते होंगे, ओलंपिक में जा रहे हैं, 45 kg की लड़की है, उसने इतना वेट उठाया, 100 kg से ऊपर वेट उठा लिया। या जिनकी ट्रेनिंग होती है वेट लिफ्टिंग की, वो इतना ज्यादा वेट उठा लेते हैं। तो ट्रेनिंग देखिए, उन्होंने अपनी मसल्स को स्ट्रांग बनाया है। हम अपनी मसल्स को वीक करते जा रहे हैं। ट्रेनिंग है ही नहीं, ना ट्रेनिंग है, ना एक्सरसाइज है, ना कोई फिजिकल एक्टिविटी है, मसल्स वीक हो रही हैं। और साथ साथ हम उनको रेस्ट देते नहीं है। एटलीस्ट अगर वीक मसल्स है तो रेस्ट ही देते हैं। कोई इंसान कमजोर है तो उसको रेस्ट देते हैं, सही बात है, लेटो बेटा, आराम करिए, ये बोलेंगे बोल उसको। तो रेस्ट उनको देते नहीं है और उनमें स्ट्रेंथ बढ़ाते नहीं है। उस चक्कर में क्या होता है कि पहले जो बॉडी का वेट है हमारी मसल्स लेती हैं, और साथ में हमारा स्पाइन लेता है। जब मसल्स थक जाती हैं तो फिर स्पाइन पे लोड पड़ता है, और उसकी हड्डियां टेढ़ी होना, या डिस्क प्रोलेप्स होना, या किसी नस का दब जाना, ये चीजें चालू हो जाती हैं। तो लॉन्ग पीरियड में 5 साल 7 साल 10 साल जो काम करते हैं लगातार इस तरीके से करते जाते हैं, उनको फिर ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है कि बैक पेन होने लग जाता है। छोटी छोटी चीजें हैं जो अपन चेंज कर सकते हैं एक्चुअली, जिनमें क्या होना चाहिए। कोई भी ऐसे काम करने वाले 8 घंटे का जॉब है, बेहतर हो कि आधे घंटे 1 घंटे का रेस्ट मिल जाए लंच के बाद ही सही। तो आपकी मसल्स को लगातार काम नहीं करना पड़ेगा, बीच में एक छोटा गैप हो जाएगा, तो आप रेस्ट फील करेंगे, आप बेटर फील करेंगे। बट ये आज की लाइफस्टाइल में काम इतना ज्यादा है, टाइम किसी के पास है नहीं, तो वो रेस्ट कर नहीं पाते हैं, तो वो बढ़ता जाता है। हम लोग जैसे, मतलब मैं कई सारे लोगों से इस पॉडकास्ट के थ्रू मिल रहा हूँ, तो मैंने ना एक किसी ने मुझे, ये एक डिस्कशन था, तो उसमें ये पॉइंट निकल के आया कि एक अंडा फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिरा और वो टूट गया, तो इसे क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा कि इसको हम लक बाय चांस के बोलेंगे, नहीं गिरा, नहीं टूटा। दूसरा, एक अंडा 3rd फ्लोर से गिरा और नहीं टूटा, तो इसको हम क्या कहेंगे? उसने कहा इसको हम कॉन्फिडेंस कहेंगे कि हाँ भाई इसमें कॉन्फिडेंस था, वो नहीं टूटा नीचे आके। नहीं, एक अंडा 10वीं फ्लोर से गिरा और फिर भी नहीं टूटा, तो उसको क्या कहेंगे? उन्होंने कहा उसको भी लक बाय चांस कहेंगे कि नहीं टूटा। नहीं, एक अंडा वो कह रहे हैं कि ग्राउंड फ्लोर पे था और जरा सा उसको नीचे गिर टूट गया, इसको क्या कहेंगे? ये स्मार्टनेस है, ओवर कॉन्फिडेंस है बेसिकली। तो जैसे इतने सालों में, ऐसे आपको इतने 10-12 साल हो गए, लोग अवेयर होते जा रहे हैं, है ना, और लोग इतने अवेयर हो गए कि वो ओवर कॉन्फिडेंट या ओवर स्मार्ट भी हो गए। कई बार आपके पास पेशेंट जैसे आते होंगे जो उनको लगता है कि हमें सब आता है और डॉक्टर को शायद कुछ नहीं आता, हम बता देते हैं जाके कि ऐसे होती है चीज और ये बीमारी मुझे है, अब इसका इलाज आप बता दो, सिम्टम्स वही बता देंगे, इलाज बता देंगे, उसको कहते हैं आप तो ऐसे कर दो हमें कुछ। हाँ, तो इस ऐसे पेशेंट्स को आप कैसे डील करते हैं? ये आज के टाइम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लोगों की। मोबाइल के, गूगल के, विकिपीडिया के आने से ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है। पेशेंट आके बोलता है सर मुझे ये टेस्ट करवाना है। मैं कहता हूँ कि ये इतना बड़ा मिथ है लोगों के अंदर। एवरी 6 मंथ मेरा हेल्थ चेकअप होता है। कंपनीज ने उनको दे रखा है, जिस जगह काम करते हैं जॉब में, उन्होंने उनको हेल्थ चेकअप का एक वो दे, आप 6 महीने में करा सकते हैं, 1 साल में करा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है पेशेंट को क्लिनिकली देखना। अगर आप पेशेंट्स को देखते हैं, उससे प्रॉपर पूछते हैं इसकी तकलीफ क्या है, कब से है, कैसे हो रही है, जो हिस्ट्री टेकिंग पार्ट होता है, आपको 95-99% तक आप समझ जाएंगे कि इसको बीमारी क्या है या प्रॉब्लम क्या है। अदरवाइज जो अपने से जाके टेस्ट करवाते रहते हैं कि बस मेरे 6 महीने में टेस्ट कर लीजिए और सब कुछ ठीक चल रहा है, एक्चुअली उन टेस्ट का कोई मतलब ज्यादा होता नहीं। वो कंपनीज के अपने ऑफर्स होते हैं अपने एम्प्लॉय को लुभाने के, और हॉस्पिटल्स के अपने टाई अप होते हैं। मैं आपसे फ्रेंकली कह रहा हूँ, हॉस्पिटल्स के अपने टाई अप होते हैं कंपनी के साथ, बट इस तरीके के टेस्ट का एक्चुअल कोई मतलब नहीं होता है। बॉडी खुद कह देती है, अच्छा बॉडी का इतना अच्छा मैकेनिज्म होता है कि बॉडी खुद कह देती है कि मुझे अब ये प्रॉब्लम है और ये एड्रेस होनी चाहिए। इंसान उसको तो टालता रहेगा।
और ये जो चीजें बेकार की मिली हुई होती हैं उनको यूटिलाइज करता रहेगा। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मुझे अपने शरीर में अभी ये प्रॉब्लम लग रही है। बट पेशेंट कई ऐसे आते, ज्यादातर ऐसे आते हैं। पहले तो मेरी सिस्टर खुद, मैं किसी को दूर कह जाऊँ, मतलब उसका मुझे फोन आता है, मतलब वो उसे कुछ भी हो जाए, कोविड टाइम चल रहा था और कोविड में उसे कोविड है या नहीं है, मैं तमिलनाडु में था, सीवाजन ग्वालियर, और वो मुझे फोन कर रही है कि ऐसे ऐसे मुझे भी छींकें आ रही हैं, मुझे भी लग रहा है जुकाम सा हो रहा है, मुझे लग रहा है कि कोविड हो रहा है। सिम्टम्स कोविड के जो भी उस समय चल रहे थे गूगल में और हर जगह, मुझे भी लग रहा है ऐसा है। मैक्सिमम चीजें ऐसी होती हैं जो अगर आप पढ़ेंगे, इवन मेडिकल साइंस में भी ऐसा होता है, हम लोग पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि ये तो हमारी बॉडी में भी है, ये तो हमारे अंदर भी चल रहा है, कहीं हमें तो नहीं है बीमारी। तो जो भी पढ़ते हैं गूगल में खोल के, मतलब लिटरली मैंने उसको ये बोला कि तुम नहीं मरोगी इसकी वजह से, किसी और कारण से मर जाओ तो पता नहीं, अभी इस कंडीशन में कोविड से तुम नहीं मरोगी, परेशान मत हो। गूगल में लिखा ही आ जाता है कि आप मरने वाले हैं, ये बहुत फेमस हो रहा है। गूगल में अगर आप ये भी सर्च करें कि मुझे 3 बार छींक क्यों आई, तो बता देंगे, इसके 100 रीजंस दे देंगे, और उसमें से कुछ रीजंस ऐसे होंगे कि अल्टीमेटली इट लीड्स टू डेथ। गूगल का काम अलग है, उसको बताना है कि सारे पर्सपेक्टिव लेके चलना है। सही बात। बट हमारे अंदर क्या है या पर्टिकुलर पेशेंट में क्या है, डॉक्टर को ये देखना है। सबसे पहले तो मैं लोगों को बोलता हूँ कि प्लीज ये गूगल को बंद कर दीजिए। अगर इससे ट्रीटमेंट करेंगे तो आप समझ लीजिए कि ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकता है। पहली चीज तो आपको डॉक्टर पर भरोसा ही नहीं आएगा। सही बात है, क्योंकि गूगल लेके जाना जरूरी है, क्योंकि गूगल जो कहेगा, अगर आपको भरोसा उस पर हो ही जाता है, जनरल टेंडेंसी है, अगर गूगल पर भरोसा है तो आपको डॉक्टर पर भरोसा नहीं आएगा। तो इसको तो आप बंद ही कर दीजिए, और फिर मैं बताता हूँ करना क्या है आपको। सर जैसे मतलब मेरे को कुछ टाइम पहले बैक पेन हुआ, तो मैंने जब डॉक्टर्स को दिखाया तो सबने मुझे कहा कि पोस्चर की वजह से होता है, शायद इसी वजह से ये इश्यूज जब बढ़ जाते हैं तो ये स्पाइनल कॉर्ड इन सब चीज़ों में आ जाता है। बट सर कई बार लाइफस्टाइल, जैसे आपने बताया कि प्रोफेशन ही ऐसे होते हैं कि पोस्चर को 24 घंटे मैनेज ही नहीं कर सकते। तो सर आपके लाइक प्रोफेशन में आप अपने 24 आवर्स में पोस्चर कैसे मैनेज करते हैं? फ्रेंकली स्पीकिंग ये पॉसिबल नहीं। मैं किसी पेशेंट को, अक्सर मैं पेशेंट को बोलता हूँ, जैसे बहुत सारी चीज़ ऐसी स्पाइन प्रॉब्लम्स है, वो कहेंगे वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करिए, ज़्यादा झुकिए मत, सीढ़ियाँ मत चढ़िए, इस तरीके के प्रिकॉशंस दे देते हैं। कुछ पेशेंट्स उनको सुनता है एक कान से, दूसरे से निकाल देता है, या उसकी लाइफ में ये चीज़ कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। कुछ उसको बड़ा सीरियसली ले लेते हैं। अब एक्चुअली ये संभव नहीं होता है। मैं यहाँ बैठा हूँ और अगर मेरा मोबाइल नीचे गिर जाए तो उठाने के लिए मैं किसी और को तो कॉल करूंगा नहीं। सही बात है, मैं खुद ही उठाऊंगा। अब डॉक्टर ने बोला झुकना नहीं है, ये किस तरीके से पॉसिबल नहीं है कि झुकना नहीं। डॉक्टर ने बोला सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना है, ये कैसे पॉसिबल होगा? अगर मुझे आपके स्टूडियो तक आना था तो मुझे सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी। सही बात है, उड़ के तो मैं आऊंगा नहीं। अपने घर में मैं रहूंगा। अमूमन ऐसा होता है आजकल, एरिया कम होता है शहरों में तो खासतौर से, एरिया कम है, या तो मल्टीपल लोग रहते हैं, या एरिया कम होता है तो फर्स्ट फ्लोर बना हुआ है, सेकंड फ्लोर बना हुआ है। तो ज्यादातर फैमिलीज में ये सीढ़ियाँ पूरा दिन चढ़ना उतरना है। तो मैं उनको पहले से कह देता हूँ कि सीढ़ियों का दिन में 1 बार 2 बार चढ़ना प्रॉब्लम नहीं है। जिन घरों में ये होता है कि आधी फैमिली नीचे रहती है, आधी फैमिली फर्स्ट फ्लोर पर रहती है, प्रॉब्लम ये है कि दिन में 50 बार ऊपर नीचे जाते हैं, वो प्रॉब्लम है। झुकना इस सेंस में प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप खाना खा रहे थे और आपकी चम्मच गलती से हाथ से छूट के नीचे गिर गई, आप उठाएंगे नहीं, उसको बोलेंगे किसी और को, जब वो भैया आएंगे शाम को तब वो उठाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आप उठा सकते हैं। आपको झाड़ू नहीं लगाना है। झाड़ू में आप पता चला 1 घंटे तक कमर से झुक के झाड़ू लगाएंगे। आप पोछा ना लगाएं, उसी उसको अवॉइड कर दें। ऐसे झुकना अवॉइड नहीं करना है कि बिल्कुल मैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट खड़ा रहूंगा, सीधा झुकूंगा ही नहीं। दूसरा, कुछ बैठने के पोस्चर्स होते हैं, अलग अलग लोगों के तरीके होते हैं बैठने के। अब इसी बैठने में मैं आपको बताऊं, कोई बैठेगा, कोई यूं बैठेगा, ट्रू, किसी की बैठने सही बैठ जाता है। कुछ लोग पूरा तरीके से कायदे से पोस्चर बना के बैठेंगे, सीधे बैठेंगे। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें ध्यान रखनी है जो रखी जा सकती है। ट्रू। कुछ लोग खड़े होते हैं तो इस तरीके से खड़े होते हैं कि पूरा इरेक्ट खड़े नहीं होते, एकदम स्ट्रेट झुक के खड़े होते हैं। ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखी जा सकती हैं। स्ट्रिक्टली कोई भी रूल फॉलो नहीं किया जा सकता, कोई भी नहीं कर सकता। बैठे बैठे एक ही पोस्चर में लगातार अगर आप यूं बैठेंगे सीधे होके
तो भी आप 10 मिनट बैठेंगे, आपको लगेगा कि आप थोड़ा सा टिक जाना चाहिए, रिलैक्स हो जाना चाहिए। तो रिलैक्स होना ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं। पोस्चर बीच में फिर सीधे हो जाइए। एक ही पोजीशन में तो आप रह ही नहीं सकते, सही बात है। पॉसिबल ही नहीं है। बट पोस्चर को ठीक करना, एक्सरसाइज करना, अच्छा होता क्या, असर भी 2 दिन में नहीं आता है। जब आप लगातार ये चीज सालों करते हैं, किसी की आदत होती है कि उन्होंने टेबल सामने रखी हुई है और वो लैपटॉप में बैठ के अपना टिक के काम कर रहे हैं, कोई सामने ऐसे झुक के काम करता है, तो वो 3 घंटे जैसे ही बैठा हुआ है, सही बात 6 घंटे जैसे ही बैठा हुआ है। उन पोस्चर्स को अवॉइड करना है कि लगातार आप एक ही पोस्चर बना रहे हैं। अगर आप कंप्यूटर पर लैपटॉप में काम करते हैं बैठ के, तो आप आधा घंटे 1 घंटे काम करने के बाद 10 मिनट का वॉक कर लें, लेट लें कुछ 5 मिनट। इस तरीके से बॉडी को चेंज करते रहें पोस्चर को, तो ये प्रॉब्लम कम से कम हो जाएगी कंपैरेटिवली। ये चीज तो मैं लास्ट क्वेश्चंस की ओर ही मूव कर रहा हूँ। तो जैसे आजकल ना, जैसे ये चल पड़ा है कि लोग माइंडफुल ईटिंग कर रहे हैं, कि मतलब जो ज़रूरत है वो खाते हैं, लाइफस्टाइल को सुधारने के लिए बहुत सारे लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं। आफ्टर कोविड अवेयरनेस थोड़ी और ज़्यादा बढ़ गई है, तो लोग हेल्थ को लेकर काफ़ी कंसर्न रहते हैं हमेशा। लेकिन एक अच्छे दिमाग को, एक हेल्दी ब्रेन को हमें क्या खिलाना चाहिए? और जैसे अगर एज अ न्यूरोसर्जन, दो इट्स अ वेरी हेक्टिक लाइफस्टाइल, इमरजेंसी केसेस आते हैं, कभी कुछ होता है तो आपको भी अपना लाइफस्टाइल बार बार खराब होता ही होगा कहीं ना कहीं बार बार। तो अगर आपको एक दिन का ब्रेक दिया जाए, तो आप अपने दिमाग को कैसे हेल्दी रखने के लिए कौन सी नेटफ्लिक्स सीरीज देखेंगे या क्या करेंगे ऐसा? आपको एक चीज बताऊं, बड़ी उल्टी बात है, पैराडॉक्सिकल बात होगी। एवरेज एज इंडिया में आज 74 ईयर्स करीब हो चुकी है, 74-75 जी। डॉक्टर्स की और स्पेशली सर्जन्स की एवरेज एज इंडिया में अभी भी 59 ईयर्स है। बिकॉज वो अपनी लाइफस्टाइल को टाइम, अपनी लाइफस्टाइल के लिए उनके पास पूरा टाइम नहीं होता है और वो टाइम निकाल ही नहीं पाते हैं। डॉक्टर्स को तो वाकई में सैल्यूट बनता है इस चीज के लिए। तो उनकी एवरेज एज 59 ईयर्स है। मैंने मतलब अपने फैमिली में भी कुछ डॉक्टर्स हैं, तो उनको मैंने देखा है कि देयर इज नो फेस्टिवल, देयर इज नो डे आउट, एंड दे आर ऑलवेज बिजी बिकॉज दे डोंट हैव एनी टाइम फिक्सर्स कि यार इस समय पेशेंट नहीं आ सकता, कभी भी सीरियस केस है, इमरजेंसी, उनको पहुंचना ही पहुंचना, जाने जाना है कुछ। मतलब मैं रात को 3 बजे हॉस्पिटल से घर गया हूँ और फिर सुबह 10 बजे आ गया हूँ, और अभी मैं यहाँ आया आपसे बात करने के लिए, तो मेरे माइंड में बहुत सारी चीज चल रही थी, बल्कि मुझे लग रहा था कि आज भी पोस्टपोन हो जाए तो बेहतर, और मैं जल्दी पहुंचूं, और जो चीजें पेंडिंग पड़ी हुई हैं, मतलब पेशेंट को कंसर्न एक ऐसा सिखाया जाता है, ऐसी लाइफस्टाइल हो जाती है कि वो जो कंसर्न होता है कि अरे ये काम पेंडिंग है, फटाफट किया जाए, वेट नहीं कर सकते। सही बात है। स्पेशली न्यूरो सर्जरी हुआ, गायनिकोलॉजी हुआ, ऑब्स्टेट्रिक्स, जहाँ वेट ही नहीं कर सकते, उसमें बहुत वेट करने का स्कोप नहीं होता। हर्ट हुआ, हर्ट के केस में इनमें टाइम की बहुत वैल्यू है। पेशेंट 3 दिन बाद आएगा तो आप कुछ नहीं कर सकते, पेशेंट 6 घंटे बाद आएगा आप कुछ नहीं कर सकते। सही बात है। वो इतना डैमेज हो चुका है कि उसकी रिकवरी नहीं हो सकती। तो अगर रात को 1 बजे पेशेंट आ रहा है, तो आप सोचेंगे मैं सुबह 8 बजे देख लूंगा, उसको देख लो, एडमिट कर लो, ठीक है, सुबह लेटा लो, हॉस्पिटल हो जाएगा, देखे। आपको 1 बजे जाकर देखना है, वरना आपको घर में लेट के भी नींद नहीं आएगी, माइंड में वो चलता रहेगा सुबह तक कि पता नहीं उसको क्या नहीं निकलने वाला है, क्या होगा। तो बेहतर होगा कि आप रात को 1 बजे देखा है और आराम से कि हाँ आपने देख लिया, पता चल गया ये है, ये ट्रीटमेंट देना है, ये करना है, हो गया, अब आप रिलैक्सली आके घर सो सकते हैं। तो लाइफस्टाइल इंडिया, एक्चुअली ये इंडिया में ही है सिर्फ, बाहर के देशों में ऐसा नहीं होता है, स्पेशली अच्छे कंट्रीज में ऐसा नहीं होता, डेवलप कंट्रीज में ऐसा, अच्छे कंट्री या बुरे कंट्रीज सभी अच्छी है, बट डेवलप कंट्रीज में ऐसा नहीं होता है। वहाँ लाइफस्टाइल को बहुत जोर दिया जाता है, यहाँ सिस्टम चल रहा है, चीज चलती जा रही है। तो सर जैसा आपने बताया कि सिस्टम चल रहा है, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये हुआ कि ये सभी के साथ होता है, लाइक हम लोग आईटी में हैं या बहुत सारे अलग डोमेन में काम कर रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ जैसी चल रही है उसको चेंज को एक्सेप्ट हम नहीं कर पा रहे होते हैं। तो ऐसे में कई बार हम बीमार पड़ भी रहे होते हैं, बीमारी मानना चाह नहीं रहे होते हैं, हमें लगता है ठीक है देख लेते हैं, सह लेते हैं। तो सर मैं चाहूँगा कि मतलब यूथ को या आज की जो जनरेशन है उसको आप क्या टिप देना चाहेंगे ताकि वो अपने ब्रेन हेल्थ को और स्पाइनल हेल्थ को मैनेज कर पाएँ? एक्चुअली मैं कहूँगा ब्रेन हेल्थ या स्पाइन की हेल्थ सिर्फ बॉडी एज ए होल, जो पूरी की पूरी बॉडी है वो सारी आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो इट्स नॉट अबाउट ओनली ब्रेन हेल्थ और स्पाइन हेल्थ। अगर आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी है तो आपका ब्रेन स्पाइन भी अच्छा रहेगा। एक चीज। दूसरा ये कि आज की यूथ के लिए क्या कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक ही है जो मुझे लगती है, जितना हो सके अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान दीजिए। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली है इंडिया के लिए फ्यूचर में।
फिजिकल एक्टिविटी का ना होना। मतलब यूरोप में आप जाएंगे, उनका डेली का 8-10 किलोमीटर या 5-7 माइल्स चलना, ये एक एवरेज है उनके। एटलीस्ट उन्हें अपने घरे काम स्वयं खुद करने पड़ते हैं। इंडिया में एक लेवल तक पैसा आने के बाद आपको अपने लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं। आप ड्राइवर, मेड, ये वो सारा कुछ अरेंजमेंट आप अपने लिए स्वयं कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सब हो जाएगा। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली है, स्पेशली, बल्कि मैं कई बार बोलता हूँ, मजाक में सही ऐसे ही बोलता हूँ, स्पेशली फीमेल्स के लिए। मैं लोगों से कहता हूँ कि जो लड़कियां अमीर घर में पैदा होती हैं, उनसे ज्यादा खुशनसीब कोई नहीं होता है। उन्हें काम भी नहीं, अगर करना है तो करिए, नहीं करना है मत करिए। और पूरा दिन, जो इंडिया का कल्चर है कि आप काम तो कुछ कर, आप अमीर घर में पैदा हुए, सारे मेड होगी, सब कुछ होगा, सारा काम करना ही नहीं है आपको। आपको मेंटल स्ट्रेस लेना नहीं, क्योंकि अगर आप बिजनेस करते हैं, आप कोई जॉब करते हैं, तो एटलीस्ट मेल बिना काम किए रह ही नहीं सकता है। उसे करना ही पड़ेगा। वो राजा का बेटा क्यों ना हो, वो काम करेगा, बिना काम किए रह ही नहीं सकता है, वरना उसकी सोशल रेपुटेशन नहीं होगी। फीमेल की सोशल रेपुटेशन हो जाती है, काम ना करें उसके बाद भी होती है, उनके साथ, फैमिली के साथ हो जाती है। बट ये इतना घातक है उनके लिए, ये होना ही नहीं चाहिए। देखा जाए तो उन्हें काम हर किसी को करना चाहिए, अगर आपको फिजिकली फिट रहना है तो। एक सिंपल सिस्टम है कि दुनिया में सुख और दुख सबके लिए बने। सही बात। अगर आप सोचें कि मेरी जिंदगी में सिर्फ सुख ही सुख आएंगे और दुखों को मैं दरकिनार कर दूंगा, ये हो ही नहीं सकता है। आप पूरा दिन काम मत करिए तो आपको रात को अच्छी नींद नहीं आएगी, ये दुख बन जाएगा आपके लिए। आप पूरा दिन जम के मेहनत करिए, आपको रात को इतनी अच्छी तो भूख लगेगी कि आपको खाने में स्वाद आएगा, और इतनी अच्छी नींद आएगी कि आपको कुछ ना कुछ सुख तो दे देगा नेचर। ईश्वर कह लीजिए या नेचर कह लीजिए, ये किसी को भी पूर्णता सुखी और किसी को भी पूर्णता दुखी नहीं देख पाते। ये इंसान अपनी कोशिश करता है कि मेरे पास सुखी सुख होता जाए और दुख बस मेरे पास ना आए, और ज्यादातर चीजें वो अपने पैसे से करने की कोशिश करता है। लेकिन मुझे लगता है, मैं जब सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि ईश्वर उस मामले में, ईश्वर कह लीजिए, मैं उसको नेचर कहता हूँ, ईश्वर कहें, नेचर कहें, वो इस पार्शियलिटी को खत्म कर देता है कि आप सिर्फ सुखी सुख चाहेंगे तो कुछ ना कुछ दुख ऐड हो जाएगा। रात को आप लेटे हैं और 3 घंटे से नींद नहीं आ रही है, तो आपको इरिटेशन होगी। सही बात है। और अगर आपको अच्छी नींद आ जाती है, आपको खाना तो अच्छा बना हुआ, लेकिन अगर भूख है ही नहीं तो आपको नहीं मजा आएगा खाने में, खाना अच्छा नहीं लगेगा, उतना स्वाद आएगा ही नहीं। तो नेचर उसको बैलेंस कर देता है कि अगर आपने थोड़ा काम किया है, मेहनत करी है, तो जो थोड़ा सा दुख उठाया है, अब उसका रिवार्ड मैं आपको दे देता हूँ, अच्छी भूख और अच्छी नींद, चैन से सोइए, अच्छे से खाइए। और अगर आप नहीं करेंगे, पूरे दिन बैठे रहिए, तो नेचर उसका पनिशमेंट भी आपको दे देता है। अब आपको जो काम अच्छे करने वाले थे, मजा ही नहीं आएगा उनमें करने में। सही बात है। तो ये बैलेंस जरूरी है। अगर फिजिकल एक्टिविटी काम नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी भी हो, मेंटल एक्टिविटी भी हो, और टोटल हेल्दी लाइफ जीने के लिए जो भी चाहिए होती है, अगर वो नहीं है तो आप खुश तो रह ही नहीं सकते। फर्स्ट थिंग इज हेल्थ। अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो बाकी सब तो किसी चीज में अच्छा लगेगा ही नहीं। ग्रेट, थैंक यू सर। मुझे लगता है आज हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है, और शायद ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैलेंस बना रहना चाहिए हर चीज का। रजाई ओढ़कर सोना भी ओके है, और शायद अपनी फेवरेट डिश को खाना भी ओके है, और लेकिन हाँ, काम भी उतना हो और आराम भी उतना हो, मैनेज्ड रहे, वरना आराम हराम बन जाता है, जैसा लोग पहले कहते आए हैं। थैंक यू सो मच, आज आप हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, शायद बहुत ज्यादा नॉलेज, इन्फॉर्मेशन हम सबको मिली है, और ये जो हमारे व्यूअर्स हैं, ये सब शायद इस चीज का वेट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सर।